हेलो व्यूअर, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिस्टीरियस मूवी जो है तुम्बाड़। ठीक, तुम्बाड़ महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की कहानी है। ठीक, तो शुरू करते हैं। तुम्बाड़ गांव की स्टोरी शुरू होती है हस्तर के मंदिर से। अब हस्तर कौन है? हस्तर देवी पूर्ति की प्रथम संतान है। पूर्ति देवी अनगिनत अनाज और सोने की प्रतीक मानी जाती हैं। उन्होंने कई सारे देवी देवताओं और इवन हमारी पृथ्वी को भी जन्म दिया है। उनका पहला पुत्र हस्तर था। हस्तर बहुत ही लालची था। वह देवी पूर्ति का पूरा सोना हड़पना चाहता था और उसने हड़प लिया था ऑलमोस्ट। ठीक है, जब वह अनाज हड़पने के लिए आया तो सभी देवी देवताओं ने उसको रोक लिया और छोटे छोटे तिनकों में उसे बहा दिया। पूर्ति देवी अपनी पहली संतान से बहुत प्यार करती थी, तो उन्होंने उसे बचा लिया और अपनी कोख में समा लिया, लेकिन एक शर्त पे कि उसका कोई भी पूजा नहीं होगी, कोई मंदिर नहीं बनेगा और भुला दिया जाएगा। लेकिन तुम्बाड़ गांव के पूर्वजों ने उसका मंदिर बनवाया। मंदिर बनने के बाद में हस्तर उनसे बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपना पूरा का पूरा सोना उस मंदिर में रख दिया। अब मिस्टीरियस थिंग ये है कि मंदिर में सोना किसी को मिला ही नहीं। अब आते हैं हम मूवी पे। मूवी शुरू होती है एक लेडी से। उस लेडी के दो बच्चे होते हैं और वहां की वो लेडी एक सरकार के यहाँ काम करती थी। ठीक है, लेडी की दो संतानें थी जिनका नाम था सदाशिव राव छोटे वाले का और विनायक बड़े वाले का नाम था। उसके यहाँ उनकी दादी भी रहती थी। दादी बहुत ही ज्यादा हिलेरियस और स्कैरी टाइप की थी। अचानक सरकार की मौत हो जाती है और माँ अपने दोनों बच्चों के साथ में वो जगह छोड़ने की डिसीजन कर लेती है। ठीक है, इसी बीच सर्कमटेंसेस में सदाशिव राव की भी मौत हो जाती है। ठीक, सदाशिव राव को लेकर उसकी माँ बहुत चिंतित होती है और हड़बड़ाहट में वो हॉस्पिटल जाती है। और उनके यहाँ जो विनायक की दादी थी और विनायक से उस दादी को खाना देने के लिए कहकर जाती है और डर जाती है कि अगर वो कुछ कहे तो तुम उससे कहना कि दादी सो जा वरना हंसता आ जा। अब विनायक अपने घर पे जाता है और घबराया हुआ होता है क्योंकि दादी बहुत स्कैरी थी। उसके पास भी जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसे सोने का लालच भी था। तो विनायक खाना ना बनाने की बजाय दादी के पास जाता है और सोने के बारे में पूछता रहता है। दादी भी जग जाती है और सोने का उसे लालच देकर अपने पास बुलाने लगती है। विनायक के पैरों में बेड़ियां बांध देती है और अपनी तरफ खींचने लगती है और उसे डराने लगती है। विनायक बहुत डर जाता है और कैसे भी बचाने की कोशिश करता है। इस हड़बड़ाहट में वो ये भूल जाता है कि माँ ने उससे क्या कहा था। अचानक उसे जल्दी ही याद आता है, तब वो दादी से कहता है कि दादी सो जा वरना हंसता आ जाएगा। फिर बाद में इस सब के बाद में उसके भाई की मृत्यु हो जाती है और माँ और विनायक दोनों वहां से गांव से जाने के लिए सोच लेते हैं। इसी बीच इसी बीच विनायक का लालच बढ़ जाता है। वह अपनी माँ को भी लालच देने की कोशिश करता है और बताता है कि सरकार के मरने के बाद बाड़ा उसका हुआ वही सोना है, ढूंढते हैं हम। लेकिन माँ उस पर गुस्सा निकालती है और बोलती है वहां कोई सोना नहीं है। लेकिन वो जिद करके बैठ जाता है और माँ उससे प्रॉमिस लेती है कि तुम वापस तुम्बाड़ नहीं आओगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर पहला चैप्टर क्लोज हो जाता है। इस ये कहानी पूरे 3 चैप्टर्स में। तो पहला चैप्टर क्लोज होने के बाद में अब स्टार्ट होती है सेकंड चैप्टर की बारी। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ कि सेकंड चैप्टर में क्या होता है। सेकंड चैप्टर की स्टोरी शुरू होती है 15 साल बाद। विनायक वापस अपने गांव जाता है। उसकी माँ मर चुकी होती है तो उसको दिया गया प्रॉमिस भी टूट जाता है। उसके बाद में वो अपने घर जाकर अपनी दादी को ढूंढता है खजाने की पता करने के लिए। वहां जब देखता है तो खूब सारी झाड़ियां होती हैं और सीधे दादी के कमरे में जाता है। दादी के कमरे में देखता है कि दादी के पेट से एक बड़ा सा पेड़ झाड़ी टाइप से निकलता है और वहां पर एक इंसानी दिल धड़क रहा होता है। वो समझ जाता है कि दादी अभी भी जिंदा है। वह दादी से खजाने के बारे में पूछता है और दादी उसको मुक्ति के बदले खजाने के बताती है। फिर बाद में जब वह सीधे बाड़े में जाता है और बाड़े में वह खजाना ढूंढने की कोशिश करता है और वहां बाड़े में वह काफी समय तक रहता है और वह खजाने का राज भी जान लेता है। जब खजाने का राज जानने के बाद में वह वापस पुणे जाता है, अपने घर में अपनी बीवी से मिलता है और बीवी से मिलने के बाद में वह सीधे अपने मुनीम के पास जाता है। वह मुनीम को अपना कर्जा देता है। कर्जे में वह एक सोने की सिक्का देता है जो 100 रुपए के बराबर था। वह उसे और मोहरे देता है। अब धीरे धीरे वह वहां से मोहरे लाने लगता है और अमीर होने लगता है।
इस अमीरी को देखकर मुनीम के मन में भी लालच आ जाता है और वह बाड़े जाता है खजाने की खोज में। क्योंकि उसे पता नहीं था कि खजाना कैसे कैसे खोजना है, तो इस वजह से वह जाल में फंस जाता है। पीछे पीछे विनायक भी मुनीम के आता है और मुनीम तो फंस जाता है उस जाल में, लेकिन विनायक वहां से सोने की मोहरें लेकर निकल जाता है और मुनीम वहां मर जाता है और श्रापित हो जाता है। यहाँ पर चैप्टर 2 क्लोज होता है। अब हम बात करेंगे चैप्टर 3 की। तो व्यूवर्स, हम देखते हैं कि थर्ड चैप्टर शुरू हो चुका है और इस चैप्टर में विनायक थोड़ा बुढ़ा दिखाया गया है। उसके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। क्योंकि विनायक बुढ़ा हो चुका है तो वह मोहरे चुराने के लिए भी कमजोर हो चुका होता है, इसलिए वह अपने बेटे को शुरू से ही रस्सी पे चढ़ने और मोहरे चुराने की ट्रेनिंग देता है। एक दिन विनायक ठान लेता है कि उसे अपने बच्चे के साथ में वहां का दृश्य दिखाना है। तो इस वजह से बच्चे को अपने साथ लेकर जाता है बाड़े में। तो बाड़े में जाकर वह आटे की गुड़िया भी बनाना सिखाता है उसे। आटे की गुड़िया बनाकर वह हस्तर को खिलाता है और खिलाने के बाद में हस्तर उसे मोहरे देता है, लेकिन सिर्फ ट्रेनिंग देता है वो, लेकिन गुड़िया ले जाता नहीं है। और ये सब बातें वो अपने बेटे को बताता है। वो जब अंदर कोख में, माता की कोख में पहुंचता है, तो वहां पर बच्चा उससे पूछता है कि हस्तर कहाँ है। तो उसका पिता बोलता है, यानी कि विनायक बोलता है कि हस्तर आटे की गुड़िया देखकर आता है जो कि हम नहीं लाए हैं। तो बच्चा अपनी जेब से आटे की गुड़िया निकालता है। आटे की गुड़िया देखते ही हस्तर आ जाता है और चूंकि उनका अंदर आने का सोने के मोहरे लेने का था, तो इसलिए वो लोग घबरा जाते हैं और जल्दी से आटे की गुड़िया हस्तर की तरफ डाल देते हैं। हस्तर की तरफ डालते ही विनायक का बेटा मोहरे उठाने लगता है और वो दोनों लोग चले जाते हैं। क्योंकि उसने एड रैंडम सारा प्लान को चेंज कर दिया था, तो उसका पिता विनायक अपने बेटे के ऊपर बहुत डांटता है और चिल्लाता है। क्योंकि बेटे ने सोने की मोहरे ली थी, इसलिए वह खुश भी होता है। अचानक उसे पता चलता है कि बाड़ा जो है सरकार के अंडर में आ चुका होता है। तो इस वजह से टेंशन होता है विनायक, और टेंशन की वजह से उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। तभी उसके बेटे, विनायक के बेटा उसे सजेस्ट करता है कि क्यों ना हम उसकी पॉकेट ही चुरा लें। लेकिन विनायक को लगता है ये तो बहुत कठिन काम है। तभी उसका बेटा उसको एक यूनिक प्लान बताता है। वह बताता है कि क्यों ना हम खुद सारी गुड़ियां बना ले और एक एक करके वो हस्तर के सामने डालते जाएं। एक गुड़िया खत्म होगी तभी दूसरी गुड़िया उसके सामने फेंक देंगे। इससे हमें ज्यादा समय मिलेगा और हम उसकी पॉकेट चुरा सकते हैं। विनायक ने इस चीज पे कभी गौर नहीं किया था और उसने सोचा था ऐसा कि हाँ, ये प्लान बहुत अच्छा है। तो यही सब प्लान करते हुए वो लोग अंदर बाड़े में जाते हैं और बाड़े में जाकर जैसे ही वह गुड़िया निकालता है, एक एक करके सारे हस्तर सामने आने लगते हैं। यानी कि उसने कई सारी गुड़िया बनाई थी, इसलिए उसके सामने एक नहीं बल्कि कई सारे हस्तर आ जाते थे। तो वह जैसे ही एक गुड़िया फेंकता था, सारे के सारे हस्तर उसे खाने लगते थे एक साथ। अब उसे समझ में आ गया था कि ऐसे ये तो बहुत खतरनाक प्लान हो गया। वह अपने बेटे को बचाने के चक्कर में अपने ऊपर सारी की सारी गुड़ियां बांध लेता है और ऊपर की ओर चला जाता है, जिससे उसका बेटा सेफली बाहर निकल आता है। लेकिन जब वह बेटा सेफली बाहर निकलता है तो देखता है कि विनायक को अब श्राप लग चुका था और विनायक उसे पोटली देता है। लेकिन विनायक के बेटे को रियलाइज हो गया था कि लालच बहुत बुरी बला है और लालच के कारण उसने अपने पिता को खो दिया। इसलिए वह पोटली लेने से इनकार कर देता है और अपने पिता को जला देता है, जिससे विनायक के ऊपर का श्राप हट जाता है, जिससे विनायक को मुक्ति मिल जाती है और बेटा उसका बहुत परेशान होते हुए घर चला जाता है। और व्यूअर्स, यहाँ पर हम मूवी का एंड देखते हैं।